हेलो फ्रेंड्स। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को T20 सीरीज 3-0 से हरा दी है। क्लीन स्वीप कर दिया है। और इस T20 सीरीज में इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव्स रहे और क्या नेगेटिव्स रहे, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो हम पॉजिटिव्स पे नजर डालते हैं कि इस सीरीज से इंडिया क्या पॉजिटिव्स लेके जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो पहला पॉजिटिव इंडिया के लिए है कि जो इंडिया का ओपनिंग पेयर है, रोहित शर्मा और KL राहुल, इसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और डाउट था इनके ऊपर, पहले भी कहा जा रहा था कि ओपनिंग पेयर चेंज कर देना चाहिए। कभी था ईशान किशन से ओपनिंग करानी चाहिए, राहुल को नीचे आना चाहिए या रोहित को नीचे आना चाहिए। और साथ में एक ये डाउट भी था कि जैसे T20 वर्ल्ड कप था, तो उसमें जो तीन थोड़ी कंपैरेटिवली वीकर टीम्स थी, उनके खिलाफ इन तीनों ने अच्छा किया था, पर पहले दो मैचेस में फेल रहे थे। तो था कि क्या ये बड़ी टीम के खिलाफ भी अभी भी उतनी अच्छे से मारेंगे। तो न्यूजीलैंड एक बड़ी टीम ही है, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी, रनर्स अप थी। तो उसके खिलाफ भी इन दोनों ने ही अच्छी परफॉर्मेंस दी। रोहित शर्मा ने तो हर मैच में ही मारे, और KL राहुल ने भी अब की बार एक मैच में बहुत बढ़िया हाफ सेंचुरी मारी थी। तो ये जो ओपनिंग पेयर है, इनकी फॉर्म हमारे लिए, इंडियन टीम के लिए एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव रही इस सीरीज में। और दूसरा पॉजिटिव मैं कहूंगा इस सीरीज से कि जो सूर्य कुमार यादव है, तो उसने जो पहले मैच में बहुत ही बेहतरीन 60 रन मारे थे, एक मैच विनिंग पारी खेली थी। तो इससे सूर्य कुमार के लिए भी एक ये निकल के आया है कि वो एक मैच विनर है डेफिनेटली। हालांकि सेकंड और थर्ड मैच में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, पर फिर भी एज ए मैच विनर सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस थी, तो वो एक पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और फिर मैं तीसरा पॉजिटिव कहूंगा कि जो ऋषभ पंत है, वो एज ए फिनिशर, ऋषभ पंत ने थोड़ा सा अपना एक झलक दिखलाई है कि वो एक अच्छे फिनिशर बन सकते हैं। जैसे हम पहले मैच में भी देखे और दूसरे मैच में भी देखे, तो दोनों में वो नट आउट रहा था और टीम को जिता के लाया, फिनिश करवाया उसने। हालांकि तीसरे मैच में फेल रहा, और पहले दोनों मैचेस में ये भी था कि थोड़ा स्ट्राइक रेट कम था। पर अगर पंत को एज ए फिनिशर डेवलप किया जाए, तो पंत में वो टैलेंट है कि नंबर 5-6 पे खेलते हुए आखिरी 5 ओवर्स में वो इंडिया के लिए गेम फिनिश कर सकता है। तो ये टीम मैनेजमेंट को थोड़ा समझना होगा कि चौथा नंबर पंत के लिए नहीं है, पांचवा छठा नंबर पंत के लिए ज्यादा सूट करता है। इससे उसको गेम फिनिश करने में ज्यादा हेल्प मिलती है, वो अपना ज्यादा नेचुरल गेम खेल पाएगा वहां पे, क्योंकि उसको थोड़ा हिट करना पसंद है। ही इज ए हिटर, सो एज ए हिटर उसके लिए ये आखिरी 5 ओवर ज्यादा सूटेबल है। तो वो उसने एक झलक भी दिखलाई कि एक अच्छा फिनिशर वो बन सकता है। और चौथा मैं कहूंगा इस सीरीज में जो इंडिया के लिए पॉजिटिव निकल के आया, वो है हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस। और साथ में जो हमारे दो स्पिनर्स थे, अक्षर पटेल और अश्विन, इनकी परफॉर्मेंस। तो हर्षल पटेल को डेब्यू करने का मौका मिला इस सीरीज में, और उसने दो मैचेस मिले, दोनों में ही अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। और साथ में अपने बैटिंग से भी उसने आखिरी मैच में, तीसरे मैच में स्किल्स दिखाई कि वो थोड़ा सा बिग हिट्स भी मार सकता है। तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर उसको कंसिडर कर सकती है कि आखिरी 2-3 ओवर्स में एक थोड़ा बैटिंग में वो डेप्थ भी देता है, और डेथ ओवर्स में वो अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छी वेरिएशंस लाता है। तो हर्षल पटेल की परफॉर्मेंस एक पॉजिटिव थी। साथ ही अक्षर पटेल ने भी आखिरी मैच में, तीसरे मैच में खास तौर से बहुत बढ़िया बॉलिंग की। और मैं कहूंगा जो तीसरा मैच जीते, तो ये तो अक्षर पटेल तो मैन ऑफ द मैच भी मिला उसमें, और अक्षर पटेल ने ही जो 3 मेजर विकेट्स ली, ऊपर के टॉप ऑर्डर की विकेट्स ले ली थी न्यूजीलैंड के बैट्समैन की, उससे बिल्कुल न्यूजीलैंड बैटिंग की कमर टूट गई थी। क्योंकि न्यूजीलैंड के जो टॉप 4 प्लेयर्स थे, यही अच्छा खेल रहे थे, और इसके बाद इनकी वीकनेस थी। पर जहां अगर पहले 10 ओवर में ही, शुरू में ही इनके पहले 3 बैट्समैन जब आउट कर दिए अक्षर पटेल ने, तो फिर तो इंडिया ने 3-0 स्वीप कर देना था। तो ये इंडिया को और अच्छा एक स्पिनर मिला है इस फॉर्मेट में। जैसे हमारे पास अश्विन है, चहल है, और वर्ल्ड कप में जडेजा और वरुण चक्रवर्ती भी ने भी ठीक बॉलिंग की थी। तो अब अक्षर पटेल भी इस लिस्ट में जुड़ गए, और साथ में अश्विन ने भी इस सीरीज में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस जारी रखी। तो ये जो इन तीनों प्लेयर्स के बॉलर्स की जो परफॉर्मेंस थी, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल और अश्विन, इससे हमारा बॉलिंग यूनिट थोड़ा और अच्छा नजर आ रहा है, अच्छा स्ट्रांग नजर आ रहा है T20 फॉर्मेट में।
तो इन तीनों की परफॉर्मेंस एक डेफिनेटली पॉजिटिव थी इंडिया के लिए। और फिर मैं पांचवी पॉजिटिव कहूंगा इंडिया के लिए इस सीरीज में कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी और राहुल द्रविड़ की एज ए कोच परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के लिए ये पहली सीरीज थी एज ए कैप्टन, फुल टाइम कैप्टन और फुल टाइम कोच। तो वो सफल सीरीज रही, बहुत अच्छी सीरीज रही, क्लीन स्वीप कर दिया न्यूजीलैंड का। तो इससे इनके कॉन्फिडेंस भी अब अच्छा हुआ होगा। और मे बी जो पूरी तरह इन्होंने जो चेंजेस या एक्सपेरिमेंट नहीं किया आखिरी मैच में, तो वो एक कॉन्फिडेंस भी जब आ जाता है एक सीरीज को जब आप जीतते, तो मे बी फ्यूचर में वो देखने को मिले हमें धीरे धीरे। इस मैच में भी, तीसरे मैच में भी 2 चेंजेस तो किए थे इन्होंने, बाकी 2 को मौका नहीं मिल पाया था। पर फिर भी जो एज ए कैप्टन फर्स्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया है रोहित शर्मा ने, तो ये एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। और फिर हम नेगेटिव्स की भी बात कर लेते हैं कि अब इस T20 सीरीज में इंडिया के लिए नेगेटिव्स हम क्या कहेंगे। तो नेगेटिव्स की सब बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इस सीरीज से पहले भी ये एक इशू था कि हमारा मिडल ऑर्डर बैटिंग में ये शेकी था, इतना रिलायबल नहीं था और इसको थोड़ा वीक माना जा रहा था। और ये था कि अगर हमारे पहले दोनों ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो क्या मिडल ऑर्डर उसको संभाल सकता है, मैच को तब भी बना के जितवा सकता है। तो वो चीज इस सीरीज में भी टेस्ट नहीं हो पाई, वो भी कंफर्म नहीं हो पाए, मिडल ऑर्डर शेकी ही नजर आया। हालांकि तीनों मैचेस में ओपनर्स चले हमारे, तो इसलिए मिडल ऑर्डर पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं आया। पर फिर भी जहां पर मौका मिला भी तो मिडल ऑर्डर उतना अच्छे से कर नहीं पाया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और फिर हम दूसरा मैं नेगेटिव पॉइंट कहूंगा कि जो बैटिंग ऑर्डर था, तो वो भी मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट बैटिंग ऑर्डर नहीं था, करेक्ट बैटिंग पोजीशन नहीं मिली प्लेयर्स को। और मे बी टीम मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि किस प्लेयर के लिए कौन सी बैटिंग पोजीशन बेस्ट है, जिससे कि जो बैटिंग लाइनअप है वो और अच्छी रहे और हर प्लेयर अपना अच्छा दे सके और एक टीम एज ए यूनिट और अच्छा स्ट्रांग बन सके। जैसे मेरे अकॉर्डिंग श्रेयस अय्यर की जो गेम है, तो तीसरे नंबर की पोजीशन उसके लिए सही है, पांचवें छठे नंबर की पोजीशन सही नहीं है श्रेयस अय्यर के लिए। क्योंकि श्रेयस अय्यर का मैंने देखा है कि ये बॉल को टाइम करती है और थोड़ा सा इनिंग को बिल्ड करके चलती है। आखिरी 5 ओवर में जब ये आते हैं या अगर ये पहले से भी खेल रही है, तो तब ये जब तेज मारने की कोशिश करते हैं बॉल को पहले से प्री डिसाइडेड मारते हैं कि जी मुझे 6 मारना है, तो तब ये ढंग से टाइम नहीं कर पाते बॉल को। तो ये इनकी वीकनेस है। पर उससे पहले जब ये खेलती है तो ये थोड़ा सेट होके फिर अटैकिंग शॉट्स खेलती है, बॉल को ऑन मेरिट खेलती है। तो इनके लिए नंबर 3 की पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसी तरह सूर्य कुमार के लिए मेरे अकॉर्डिंग नंबर 4 की पोजीशन ज्यादा अच्छी है। और ऋषभ पंत के लिए 5 या 6 की पोजीशन अच्छी है। पंत को आखिरी 5-6 ओवर्स में आना चाहिए, जहां पे हमें एक हिटर की जरूरत है जो गेम को फिनिश कर सके, चाहे पहले बैटिंग कर रही है या सेकंड बैटिंग कर रही है। तो उसमें ऋषभ पंत उस रोल में ज्यादा फिट बैठता है। और वेंकटेश अय्यर को भी इन्होंने 6 नंबर पे लिया है, पर वो भी मेरे को थोड़ा पे एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह लगा। तो अब नंबर 6 पे वो हिटिंग एबिलिटी वो उसको अभी प्रूव करनी है। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का इस सीरीज में मेरे को लगा कि करेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ये एक जो पजल है, एक ये उलझन है इंडियन टीम के लिए, ये आगे भी बनी रहेगी जब तक ये प्लेयर्स का समझेंगे नहीं कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन के लिए फिट है। ये ऋषभ पंत को बहुत लंबे टाइम से, मैं 2 सालों से देख रहा हूँ, नंबर 4 पे फिट करने की कोशिश कर रही है, पर वो फिट नहीं हो पा रहा है 4 पे, क्योंकि वो नंबर 4 का प्लेयर ही नहीं है। तो और इसी तरह श्रेयस अय्यर को अगर ये 5-6 पे खिलाते रहे तो मैं श्योर हूं कि जल्दी ही फिर श्रेयस अय्यर को T20 टीम से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और फिर ये किसे खिलाएंगे 5 पे, कौन से प्लेयर्स को लाएंगे। अब जिस भी प्लेयर को ये लाएंगे वो सब प्लेयर्स टॉप 3 में ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हम देखें जैसे संजू सैमसन के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है उसको लाओ, पर संजू सैमसन किस पोजीशन पे कर रहा है, वो नंबर 3 पे कर रहा है आईपीएल में भी, डोमेस्टिक में भी। तो जब उसको लाएंगे क्या नंबर 3 की पोजीशन मिलेगी, उसको पोजीशन मिलेगी नंबर 5 की, तो वहां पे वो फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे तो वो अच्छा खेल ही नहीं रहा है, उस पोजीशन पे तो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है। तो यही अब ईशान किशन भी है, ईशान किशन की भी बैटिंग पोजीशन मुझे तो समझ नहीं आई कि उसको ओपनिंग पे ये इन्होंने कर दिया। और
इसीलिए मैं जो अपना थर्ड भी कहूंगा कि जो तीसरा नेगेटिव है वो ये कि जो इन्होंने दो और प्लेयर्स को इस सीरीज में मौका नहीं दिया, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ और आवेश खान। तो इनको भी मौका दे देना चाहिए था। ये बढ़िया परफॉर्मेंस दे के आ रहे थे, इन फॉर्म प्लेयर्स थे। तीसरे मैच में इनको भी मौका मिलना चाहिए था। गायकवाड़ इंडिया का नंबर 3 ओपनर होना चाहिए, ना कि ईशान किशन। अगर हम सिर्फ एज ए ओपनर कंपेयर करें तो डेफिनेटली गायकवाड़ ईशान किशन से बेटर है। और ये बात टीम मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि ईशान किशन एज ए फ्लोटर आप यूज कर सकते हो, एज ए ओपनर आप जरूरत के अकॉर्डिंग कभी कभी यूज कर सकते हो, पर आप सोचो वो नंबर 3 ओपनर होगा, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। गायकवाड़ ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा वो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन है, लंबी इनिंग खेल सकता है। ईशान किशन का भी हम देखें तो जो उसने तीसरे मैच में जिस तरीके से बैटिंग की, तो वो थोड़ा मेरे को लगा स्लो बैटिंग कर रहा है, टिक के खेलने की कोशिश कर रहा है लाइक ए प्रॉपर बैट्समैन। तो अगर ऐसी अप्रोच से खेलना है तो मैं गायकवाड़ को प्रेफर करूंगा। ईशान किशन का रोल है, अगर उसको ओपनर भेजा जाए, कि उसे तेज खेलना है 150-200 के स्ट्राइक रेट से, ये उसका रोल होना चाहिए, और ये रोल वो करता नजर नहीं आया इस मैच में। तो गायकवाड़ को मौका मिलना चाहिए था, एक मौका था। अब आगे साउथ अफ्रीका सीरीज है तो वहां पर उसको फिर मौका नहीं मिलेगा, तो ये अच्छा मौका था। इसी तरह आवेश खान को भी मौका दे देना चाहिए था इस मैच में, तीसरे मैच में, तो बढ़िया रहता, पता चलता कि वो इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा एक्सपोजर मिलता उसको। तो ये मेरे ख्याल से मैं इसको नेगेटिव मानूंगा कि इन दोनों को जो चांस नहीं दिया। और फिर मैं एक और जो इसमें नेगेटिव कहूंगा सीरीज में, कि आखिरी 5 ओवर्स में हमें गेम को फिनिश कैसे करना है, चाहे पहले बैटिंग कर रही है या सेकंड बैटिंग करनी है, तो उसको अभी तक हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं है। हम उन प्लेयर्स को बिल्ड ही नहीं कर रहे, डेवलप ही नहीं कर रहे जो 5वें और 6ठे नंबर पे खेलेंगे। सो लैक ऑफ फिनिशर्स इन द लास्ट 5 ओवर्स, तो उस पे इंडिया को वर्क करने की जरूरत है। मेरे को श्रेयस अय्यर डेफिनेटली फिनिशर नहीं लग रही है आखिरी 5 ओवर्स के हिसाब से, नंबर 5 या 6 के हिसाब से उनकी पोजीशन नंबर 3 ही सही है। अगर नहीं खिलाना चाहते नंबर 3 पे तो टीम से बाहर कर दीजिए, फिर किसी और को ढूंढिए। पर अगर अय्यर को खिलाना है तो फिर मैं कहूंगा नंबर 4 भी नहीं, नंबर 3 पे रखिए। जितना पहले अय्यर को भेजा जाए उतना वो ज्यादा अच्छा खेलता है, उतना फिर वो अटैकिंग भी खेलता है, अग्रेसिव भी खेलता है। और इसी तरह फिनिशर्स के लिए इंडिया को ढूंढना पड़ेगा कि ऋषभ पंत है तो ऋषभ पंत को खिलाए नंबर 5-6 पे आखिरी 5 ओवर्स में। इसी तरह और फिनिशर्स थोड़ा ढूंढ के लाए डोमेस्टिक सर्किट से, उन्हें मौका दे। जैसे एक फिनिशर मैं कहूंगा शाहरुख खान है, मैं ये मूवी के एक्टर शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में शाहरुख खान एक बैट्समैन है, लंबा चौड़ा, 6 फुट 4 या 5 इंच की उसकी हाइट है, और पंजाब की टीम से खेला था ये, पंजाब किंग्स की तरफ से। तो मुझे इसमें टैलेंट नजर आया आखिरी 4-5 ओवर के हिसाब से। आखिरी 5 ओवर्स में आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए कि जो आते ही, जिसको सेट होने के लिए बॉल्स ना चाहिए हो, उसको 1-2 ओवर ना चाहिए हो सेट होने के लिए, वो आते ही पहली या दूसरी बॉल से हिट कर सके और 200 के स्ट्राइक रेट से रन मार सके। चाहे वो रन 20-25 रन हो, तो उसमें उतनी काबिलियत हो कि 10 बॉलों पे 20 रन मार दिए या 12 बॉलों पे 25 रन मार दिए। तो उस हिसाब से मुझे ये जो शाहरुख खान नाम का प्लेयर है, इसमें टैलेंट नजर आ रहा है। इसको जो मैंने आईपीएल में भी देखा और थोड़ा डोमेस्टिक सर्किट में भी जो इसको फॉलो किया है, ये इसी टाइप की कैमियो इनिंग्स खेलता है। तो इस तरह के प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। शाहरुख खान हो गया, ऐसे राहुल तेवतिया हो गया, या आपका अब्दुल समाद है। तो इनसे आप बहुत बड़ी इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट आखिरी 5 ओवर के हिसाब से नंबर 6 पोजीशन, तो इसमें इन्होंने जो फिनिशर्स को आइडेंटिफाई करके सीरीज में नहीं चुना, नहीं मौका दिया, इसको मैं एक नेगेटिव पॉइंट मानूंगा। और फिर एक और जो नेगेटिव मैं इस सीरीज में मानूंगा, कि जो हमारे पेसर्स है तो वो इतनी अच्छी फॉर्म नहीं दिखा पाए, एक्सेप्ट हर्षल पटेल। हर्षल पटेल तो खैर पॉजिटिव रहे, उन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई, पर इसके अलावा जिन भी पेसर्स को खिलाया, दीपक चहर मैं कहूंगा अपनी बॉलिंग में तो पूरी सीरीज में ही फेल रहे हो, तो तीनों मैच खिलाए तो तीनों में ही उनकी तो इकोनॉमी 10 से ऊपर ही रही हर मैच में। और इसी तरह भुवनेश्वर कुमार एक मैच में अच्छा किया था, दूसरे में इनकी परफॉर्मेंस खराब रही। मोहम्मद सिराज की भी एक मैच जो खिलाया उसमें परफॉर्मेंस खराब रही थी। तो पेस बॉलर्स की जो हमारी परफॉर्मेंस थी ये ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं थी इस सीरीज में। तो ये एक नेगेटिव है कि कौन से, अब बुमराह का तो प्लेस फिक्स है, अब बुमराह आएंगे तो बुमराह के साथ फिर दूसरे पेसर कौन से होने चाहिए।
हर्षल पटेल जो है, हर्षल पटेल का मुझे लगता है कि वो एज ए नंबर 3 पेसर ज्यादा अच्छे हैं। तो अब वो नई बॉल से हर्षल पटेल कैसी करेगा इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो एक दूसरा पेसर कौन होगा बुमराह के साथ, या बुमराह को कभी रेस्ट दिया जाता है, इंजरी होती है, तो भी दो हमारे पास रिलायबल पेसर्स होने चाहिए और जो हमें पता है कि मैच में अच्छी बॉलिंग करेगी। तो वो पेसर्स इस सीरीज से निकल के नहीं आ पाए। तो ये फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग इस सीरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स रहे इंडिया के लिए। ये मेरा इस सीरीज का रिव्यू है। तो आप बताइए, आप भी मेरी बात से कितना एग्री करती हैं, कितना आप सहमत है? आप भी अपने व्यूज दीजिए।